Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Mohsin Munawwar, your biology teacher for MTCAT session. आज हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक अप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स अल्फा रोड्स एंड कोन्स, बीटा टेस्ट बर्ड्स, चार्ली स्मॉल ग्लैंड्स एंड डेल्टा पेसिनियन कार्पसल्स। तो अब स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स की बात की गई कि उसको चूज कीजिए। तो गिवन ऑप्शन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर एक्चुअली आईज के अंदर मौजूद होते हैं और इनको फोटो रिसेप्टर्स का नाम भी देते हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, जो कि आईज में मौजूद होंगे। सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा अल्फा ऑप्शन। जबकि टेस्ट बर्ड जो है वो कीमोरिसेप्टर है। इसी तरह से स्मेल ग्लैंड जो कि इल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, दीज आर आल्सो कीमोरिसेप्टर, और पेसिनियन कार्पसल्स जो कि मैकेनोरिसेप्टर की कैटेगरी में आते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर जो है वो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल इज virtually impermeable to all ions except अल्फा सोडियम आयंस, बीटा पोटाशियम आयंस, चार्ली क्लोराइड आयंस, डेल्टा मैग्नीशियम आयंस। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें से आयंस जो है वो डिफिकल्टी क्रॉस करते हैं सब, लेकिन उसके मुकाबले में जो सिर्फ पोटाशियम आयन ऐसा है जो कि परमिएबल होता है, यानी कि लीकेज हो सकती है फ्रॉम द नर्व फाइबर। तो पोटाशियम आयन जो है पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, जिसको हम एक्सोलिमा का नाम देते हैं। तो इसमें से न्यूरॉन में से जो है वो इसकी मूवमेंट आसानी से हो सकती है। सो पोटाशियम आयन जो है वो ऐसा है जो कि इम्परमिएबल नहीं होता। तो इस वजह से इज वर्चुअली इम्परमिएबल टू ऑल आयन एक्सेप्ट कहा गया है। तो एक्सेप्शनल ऑप्शन जो है वो पोटाशियम आयंस होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 3, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कंडक्ट अल्फा कंटिन्यूस इंपल्स, बीटा डिसकंटिन्यूस इंपल्स, चार्ली अनइंटरप्टेड इंपल्स एंड डेल्टा वायलेंट इंपल्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन सी होंगी? जिनमें नर्व फाइबर के ऊपर जो है वो मौजूद होती है स्पेसिफिकली माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ जब मौजूद है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे स्पेसिफिक नोड बनेंगे, दीज आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवे। तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इंपल्स सिर्फ इस एरिया में हो रही होगी और जो माइलिन शीथ है वो नॉन कंडक्टिंग हो जाती है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस हुआ, बल्कि इस जगह पे हुआ और उसके बाद इस एरिया में इंपल्स कंडक्ट नहीं हुई, मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ द आयंस नहीं हो पाई। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस इंपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमें क्योंकि डिसकंटिन्यूस इंपल्स कहा गया है तो डिसकंटिन्यूस जो है वो जंपिंग को भी कहा जा सकता है, या साल्टेटरी इंपल्स का नाम भी इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जा सकता है। सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जंप अल्फा अलोंग फाइबर्स, बीटा अलोंग डेंड्रॉन, चार्ली फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन एंड डेल्टा फ्रॉम नोड टू नोड। तो एक्शन पोटेंशियल कैन जंप अलोंग फाइबर्स अलोंग डेंड्रॉन, क्योंकि अगर माइलिनेशन होगी फाइबर के ऊपर यानी कि एक्सन के ऊपर या डेंड्राइट के ऊपर भी या डेंड्रॉन पे माइलिनेशन होगी तो इसका मतलब जंपिंग हो सकती है। इसी तरह से नोड ऑफ रेनवेयर से भी जंपिंग हो सकती है। लेकिन जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज को कन्वे करता है इंपल्स को, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ साइनैप्स। तो यहां पर ये साइनैप्स होती है, इसका मतलब यहां पर नर्व इंपल्स मूव नहीं कर सकती। तो इसका मतलब फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन जब कहेंगे तो दैट इज बाय द साइनैप्स, और जब हम विद इन द न्यूरॉन कहेंगे तो उसको हम नर्व इंपल्स का नाम देंगे। तो एक्शन पोटेंशियल कैन मूव अलोंग द फाइबर्स अलोंग डेंड्रॉन एंड फ्रॉम नोड टू नोड, लेकिन दैट कैन नॉट जंप फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5, थॉट्स आर जनरेटेड बाय अल्फा फोर ब्रेन, बीटा मिड ब्रेन, चार्ली हाइंड ब्रेन एंड डेल्टा स्पाइनल कॉर्ड। अब थॉट्स और जो एडवांस फंक्शंस हैं जैसे कि इमेजिनेशन है, थॉट्स है, इंटेलिजेंस है, इसी तरह से स्पीच है और जो है वो जजमेंट है, ये तमाम काम जो है वो कर रहा होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा फोर ब्रेन।
और उसमें हम कह सकते हैं कि सेरिब्रम का ये बुनियादी फंक्शन है। जबकि मिड ब्रेन जो है वो रिड्यूस होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसका काम जो है वो रेटिकुलेट फॉर्मेशन है और रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज में ये इन्वॉल्व होता है। हाइंड ब्रेन जो है उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं और हाइंड ब्रेन जो है वो कनेक्टिंग लिंक के तौर पर जो है वो काम कर रहा होता है, जिसमें हम कहते हैं पोन्स होती हैं, मिडल्ला होता है और उसके साथ सेरिबेलम है। तो ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि थॉट्स का फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर रहे होते। जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज द साइट ऑफ ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, ये थॉट्स के लिए एज सच, तो थॉट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेरिब्रम है एंड सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, वी गेट थ्रू इमरजेंसी सिचुएशन सक्सेसफुली बाय यूजिंग अल्फा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बीटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, चार्ली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड डेल्टा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब इसमें हम कहते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर इमरजेंसी, जिसमें फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है। अब स्टेटमेंट में है वो गेट थ्रू इमरजेंसी सिचुएशन सक्सेसफुली बाय यूजिंग, तो जब हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं तो लीड कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो गेट थ्रू करेगा सक्सेसफुली, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है दैट इज एट द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ रिलैक्स। अगर हम इमरजेंसी सिचुएशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करना शुरू कर देंगे तो रिलैक्स स्टेट आएगी, जिसकी वजह से जो डेंजर है वो अल्टीमेटली डैमेज कॉज कर सकता है। तो इसका मतलब सिंपैथेटिक जो है दैट इज फॉर फाइट और फ्लाइट। सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा बीटा ऑप्शन, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए कंसीडर किया जाता है और ऑटोनॉमिक जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो गिवन ऑप्शन में से सिंपैथेटिक जो है वो मोर सुटेबल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बॉनी प्रोटेक्शन टू ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा क्रेनियम, बीटा वर्टेब्री, चार्ली न्यूरल आर्चेस एंड डेल्टा मेनिंजेस। अब स्टेटमेंट में है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन जो है वो 3 तरह से हो रही होती है। एक बोनी प्रोटेक्शन है दैट इज बाय द क्रेनियम, दैट इज द बोन, जबकि दूसरे नंबर पे मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन होती है दैट इज मेनिंजेस, और थर्ड जो है वो फ्लूइड प्रोटेक्शन है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब स्टेटमेंट में हमें डायरेक्ट क्या दिया गया है, बोनी प्रोटेक्शन, तो इसलिए मोर सुटेबल ऑप्शन होगा क्रेनियम। जबकि न्यूरल आर्चेस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका मतलब न्यूरल आर्चेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए बोनी प्रोटेक्शन बनाएंगी और जो हमारा क्रेनियम है ये ब्रेन की प्रोटेक्शन करेगा। जबकि मेनिंजेस जो है दीज आर आल्सो द प्रोटेक्शन बट दीज आर मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन। सो गिवन ऑप्शन में से क्रेनियम मोर सुटेबल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वॉलंटरी ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा मिडल्ला, बीटा पोन्स, चार्ली सेरिब्रम एंड डेल्टा ब्रेन। अब स्टेटमेंट में हमें कहा गया है वॉलंटरी ब्रीदिंग। अब हम जानते हैं रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो पोन्स काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करने के लिए या हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए। तो हमें स्टेटमेंट में जो पहला वर्ड है वॉलंटरी उससे चूज करना है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। तो जो वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द ब्रीदिंग है और ये मेंटेन कर रहा होता है हमारा जो ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, जबकि जो मिडल्ला और पोन्स है ये ब्रीदिंग और रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को या हार्ट रेट को मेंटेन कर रहे होते हैं। सो कीवर्ड हमारे पास वॉलंटरी ब्रीदिंग होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली सेरिब्रम। Question number 9, the sensory neuron also makes a synapse on association neurons that carry signals to dash informing it of danger. अल्फा स्पाइनल कॉर्ड, बीटा मिडल्ला ओब्लोंगेटा, चार्ली सेरिबेलम एंड डेल्टा ब्रेन। तो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि सेंसरी न्यूरॉन आल्सो मेक अ साइनेप्स ऑन एसोसिएशन न्यूरॉन्स दैट कैरी सिग्नल टू द ब्रेन। अब ब्रेन की तरफ किस लिए जाता है, इन्फॉर्मिंग इट टू डेंजर। तो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल लेके जाएंगी। अब अगर रिफ्लेक्स एक्शन भी चल रहा है तो बुनियादी तौर पर सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल को लेके जाना है, उसके बाद इंटर न्यूरॉन जो है वो अपना अटैचमेंट करेगी और मोटर न्यूरॉन जो है वो वापस में, और यहां से सिग्नल को भेजा जाता है टू ब्रेन, जिसका काम क्या है, डेंजर की डिटेक्शन करना। अब ये हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा, ये डॉर्सल रूट होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हिस्सा है, ये वेंट्रल रूट है, लेकिन मैसेज को ब्रेन की तरफ भेजा जाता है ताकि जो डेंजर है उसकी डिटेक्शन की जा सके और उससे होने वाले डैमेजेस से जो है वो आइंदा फ्यूचर मेमोरी से फ्यूचर में बचा जा सके। सो गिवन ऑप्शन में से मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा डेल्टा ब्रेन।
Question number 10, the peripheral branch of sensory neuron is often called alpha dendrite, beta dendron, Charlie soma and delta nerve fiber. तो peripheral branch of sensory neuron is often called, तो that is called as dendron. अब हम देखते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से जो इससे ब्रांच निकलती है, तो ये ब्रांच बुनियादी तौर पर फर्दर डिवाइड करती है 2 प्रोसेसेस में. अब ये सिंगल प्रोसेस है जो कि 2 डायमेंशंस में आ जाता है, जिसमें जो मैसेज को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके जा रही होती है उसको हम डेंड्रॉन का नाम देते हैं. इन केस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ट्रू डेंड्राइट्स आर एब्सेंट, दे हैव नो ट्रू डेंड्राइट्स. तो इसका मतलब हम इसको डेंड्रॉन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रही होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. अब जो डेंड्रॉन है ये स्ट्रक्चरली जो है वो एक्सन की तरह होती है, लेकिन फंक्शनली डेंड्राइट जैसा काम करती है. अब स्टेटमेंट में हमें पूछा गया है पेरिफेरल ब्रांच ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन के अंदर ही ये डेंड्रॉन बन रही होती है. सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा बीटा ऑप्शन. जबकि नर्व फाइबर जो है वो एक्सन को कहा जाता है. अब जरूरी नहीं है कि सेंसरी न्यूरॉन का जब कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है तो उसमें हम पेरिफेरल का बात करते हैं, तो उसमें जो मोर अप्रोप्रिएट है वो डेंड्रॉन कंसीडर किया जाएगा. सो गिवन ऑप्शन में से मोर सुटेबल बीटा ऑप्शन होगा. जबकि सोमा तो सेल बॉडी को कहा जाता है जो कि पेरिफेरल ब्रांच नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय अ नर्व क्लस्टर ऑफ अल्फा हाइपोथैलेमस, बीटा एंटीरियर पिट्यूटरी, चार्ली मिडिल पिट्यूटरी एंड डेल्टा पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो अब जो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन है ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसको न्यूरोसेक्रीटरी का नाम भी देते हैं. यानी कि ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है और इनको स्टोर किया जाता है इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और वहां से रिलीज किया जाता है एट द टाइम ऑफ स्टिमुलस और देयर रिक्वायरमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन जो है ये सिंथेसाइज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स जो कि ट्रॉफिक हार्मोन और ट्रॉपिक हार्मोन की प्रोडक्शन करता है. मिडिल पिट्यूटरी जो है वो सिर्फ एमएसएच की प्रोडक्शन कर रहा होता है इन केस ऑफ ह्यूमन, और पोस्टीरियर लोब जो है ये किसी हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं करता बल्कि ये सिर्फ हार्मोन जो है वो रिलीज करने में रिस्पांसिबल होता है. सो राइट ऑप्शन यहां पे सिंथेसाइज बाय नर्व क्लस्टर, तो हाइपोथैलेमस के नर्व क्लस्टर होते हैं. तो हाइपोथैलेमस इसीलिए कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम करता है, ये रिलीजिंग फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली हार्मोन भी, और इस तरह से वो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में कनेक्टिंग लिंक के तौर पर भी काम करता है. Question number 12, which adrenal hormone antagonizes the action of insulin? Alpha corticosterone, beta cortisol, Charlie aldosterone and delta glucagon. तो जो हार्मोन एंटागोनाइज करता है एक्शन ऑफ द इंसुलिन, तो अगर हम लास्ट लाइन देखें तो वो तो ग्लूकागोन है, लेकिन स्टेटमेंट के फर्स्ट में देखें तो एड्रेनल हार्मोन कॉर्टिसोल है जिसका काम क्या होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है तो ये एंटागोनिस्टिक एक्शन हुआ टू इंसुलिन. इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना और इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करना. सो इसका मतलब कॉर्टिसोल जो है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंसीडर किया जाता है जो कि स्पेसिफिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा. क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन इज अल्फा टेस्टिस, बीटा ओवरी, चार्ली एड्रिनल एंड डेल्टा थायराइड. अब जो एंड्रोजन है ये मेल हार्मोन एक्चुअली कंसीडर किए जाते हैं. ये हार्मोन टेस्टिस से भी प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी से भी प्रोड्यूस होते हैं और एड्रिनल से भी. एड्रिनल ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम एड्रिनल सप्लीमेंटेशन कहते हैं, लेकिन जो मेन हार्मोन ये प्रोड्यूस हो रहा होता है या प्राइमरी सोर्स कंसीडर किया जाएगा तो दैट इज टेस्टिस, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन जो है वो रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन. एंड स्पेसिफिकली जो एंड्रोजन टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन और 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन. सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा. क्वेश्चन नंबर 14, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आर साइनर्जिस्टिक इन अल्फा लोअरिंग ब्लड प्रेशर, बीटा रेजिंग ब्लड प्रेशर, चार्ली कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल एंड डेल्टा डायलेटिंग ब्लड वेसल. तो जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन है इन दोनों का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है वो तो रेजिंग ब्लड प्रेशर है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल और डायलेटिंग तो ये दोनों का सेपरेट फंक्शन है. एड्रेनालिन जो है वो डायलेट करता है ब्लड वेसल को और नॉरएड्रेनालिन जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्टेटमेंट में पूछा गया है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, इकट्ठा इफेक्ट क्या दे रहे होते हैं, तो दैट इज रेजिंग ब्लड प्रेशर. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा.
Question number 15. In males, dash is also called as dash. Alpha LH, ICSH, beta ICSH, LH, Charlie STH, TSH and delta TSH, STH. तो मेल के केस में LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है वो स्पेसिफिकली नाम से वाज़ेह है कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पर्टिकुलरली मेल में प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स जो है उनको स्टिमुलेट करता है आईसीएसएच, और ये प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसका मतलब एलएच इसी को नाम दिया जाता है फीमेल में, जबकि आईसीएसएच जो है वो मेल के केस में कहा जाता है। सो गिवन ऑप्शन में से अल्फा जो है वो मोर सुटेबल ऑप्शन होगा। Question number 16. Which of the following is principal mineralocorticoid hormone? Alpha calcitonin, beta cortisol, Charlie corticosterone and delta aldosterone. तो जो प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, अब यहाँ पे कैल्सिटोनिन जो है ये तो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। इसका मतलब ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ना कि मिनरल्स में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं, उसकी बात है ये। और कॉर्टिसोल जो है ये स्पेसिफिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरोन, जबकि एल्डोस्टेरोन जो है वो प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड कंसीडर किया जाता है, जिसका काम क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। और ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। और इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा होता है किडनी में, ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले में, इसलिए एल्डोस्टेरोन जो है उसको प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Question number 17. It is a type of interaction in which a controlling mechanism is itself controlled by the products of reactions it is controlling. Alpha feedback mechanism, beta positive feedback mechanism, Charlie negative feedback mechanism and delta feed forward mechanism. अब स्टेटमेंट में कहा गया है type of interaction in which controlling mechanism is itself controlled by the product of reaction. अब इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें चेंज को डिटेक्ट किया जाए और सिग्नल किया जाए फॉर रिस्पांस। तो इसकी एक अनदर डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर रिस्पांस। तो इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना है, अगर उस प्रोडक्ट की तादाद को इनहांस कर दिया जाए या उसको एम्पलीफाई कर दिया जाए उस रिएक्शन को, तो पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। और अगर इनवर्स रिस्पांस दिया जाए तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। तो इसका मतलब फीडबैक के लिए फर्दर स्पेसिफाई करना होगा कि वो जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किया है उसको इनवर्स किया है या उसको एम्पलीफाई कर दिया, उसके मुताबिक पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, जनरल स्टेटमेंट है, तो इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म ही मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18. एंडोक्राइन tissues are mainly located in the following parts of gut: alpha stomach and duodenum, beta esophagus and stomach, Charlie esophagus and duodenum and delta duodenum and jejunum. तो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है एंडोक्राइन टिश्यूज आर लोकेटेड इन द मेन पार्ट्स ऑफ द गट। तो वेरियस पार्ट्स जो है उसमें वेरियस हार्मोन प्रोड्यूस हो होते हैं, लेकिन दो मेन स्ट्रक्चर जो कि स्टमक जो है ये प्रोड्यूस कर रहा होता है गैस्ट्रिन, और जो ड्यूडिनम है इससे प्रोड्यूस हो रहा होता है सेक्रेटिन। तो हमें स्टेटमेंट में पूछा गया है गट में कौन से पार्ट्स हैं, तो स्टमक एंड ड्यूडिनम जो है वो मेन पार्ट्स होंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। Question number 19. Sharp rise in LH output by the pituitary is controlled through alpha beneficial negative feedback, beta harmful negative feedback, Charlie beneficial positive feedback and delta harmful positive feedback. तो sharp rise in LH output by pituitary is controlled through, that is called as beneficial positive feedback. जब sharp rise in LH आता है तो LH के राइज होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि ये ओव्यूलेशन का सबब बनता है। इसके साथ साथ ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है उसको भी इंक्रीज करने में, तो इसका मतलब LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो इसके शार्प राइज होने की वजह से कंट्रोल होता है, दैट इज द पॉजिटिव या बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। जबकि हार्मफुल जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में पेन है और उसके लिए जो है वो एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ना और पेन, तो वो हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। जबकि बेनिफिशियल नेगेटिव फीडबैक जो है वो होम्योस्टैटिक
कंडीशन जो है होती हैं जिसमें प्रोडक्ट को जो है वो इन्वर्स कर दिया जाता है। सो गिवन ऑप्शन में से चार्ली मोर सुटेबल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन एसटीएच and ACTH and also respond directly to the level of blood glucose. Alpha islets of Langerhans, beta anterior lobe of pituitary, Charlie adrenal cortex and delta adrenal medulla. अब ACTH जो है वो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए तो है, लेकिन STH का उससे लिंक नहीं है और इन दोनों की वजह से कहा गया एंड आल्सो रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में मौजूद होते हैं अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स जो कि इसको मेंटेन कर रहे होते हैं और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है एसटीएच एंड एसीटीएच से। सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा अल्फा ऑप्शन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जबकि एसटीएच और एसीटीएच जो है ये पर्टिकुलरली एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो ये उसके कंट्रोल में नहीं आएगा। सो अल्फा मोर सुटेबल ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज सॉफ्टर देन bone but harder than muscles, alpha tendon, beta ligament, charlie cartilage and delta dentin। तो जो स्पेसिफिकली यहां पे हम softer than bone and harder than muscle कहेंगे तो that is a cartilage जो कि पर्टिकुलरली कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर काम करता है, जबकि टेंडन और लिगामेंट जो है दीज आर आल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि अगर बोन टू बोन अटैचमेंट के लिए होगा तो लिगामेंट है और बोन टू मसल अटैचमेंट के लिए टेंडन कंसिडर किया जाता है, जबकि डेंटिन जो है ये टूथ जो है वो उसकी एनामल के लोअर साइड पर जो लेयर मौजूद होती है जो कि टूथ स्ट्रक्चर बना रही होती है उसको डेंटिन का नाम देते हैं। सो यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मोर सुटेबल ऑप्शन होगा कार्टिलेज। Question number 22, the most abundant type of cartilage in human body is that of alpha fibrous cartilage, beta hyaline cartilage, charlie elastic cartilage and delta intervertebral cartilage। तो जो most abundant form है that is the hyaline cartilage और जो इसके बाद जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है और लीस्ट अबंडेंट जो है वो फिब्रस कार्टिलेज को कहा जाता है। अब इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज इज आल्सो अ काइंड ऑफ फिब्रस कार्टिलेज। अब हमें मोस्ट अबंडेंट पूछा गया, ये जानते हैं हम कि ये हम एंड्स ऑफ द बोन्स पर मौजूद होता है हाइलिन कार्टिलेज, जैसे कि नोज के एंड पर है, इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मौजूद होता है। सो गिवन ऑप्शन में से मोर अप्रोप्रिएट होगा बीटा हाइलिन कार्टिलेज। Question number 23, this is formed by the fusion of 4 bones and makes a cartilaginous joint with a structure formed with 5 fused bone. The structure are alpha sacral bone and coxal bone, beta coccygeal bone and sacral bone, charlie coxal bone and scapular bone and delta scapular bone and collar bone। अब स्टेटमेंट में हमें कहा गया फ्यूजन ऑफ 4 बोन, तो जब फ्यूजन ऑफ 4 बोन होती है तो उसकी वजह से कॉक्सिक्स बनती है और फ्यूजन ऑफ 5 बोन की वजह से सैक्रम बनती है। तो इसका मतलब कॉक्सिजियल एंड सैक्रल बोन जो है वो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा। जब हम देखते हैं सैक्रम और कॉक्सिक्स, तो सैक्रम जो है वो एंटीरियर 5 बोन जो है वो फ्यूज होने से और पोस्टीरियर 4 वर्टिब्री के फ्यूज होने की वजह से कॉक्सिक्स की फॉर्मेशन होती है। इसी वजह से 33 वर्टिब्री होते हैं और 26 बोन्स होती हैं। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा बीटा। जबकि कॉक्सियल बोन जो है ये भी फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स की वजह से होता है, लेकिन यहां पे हमें 5 बोन्स कहा गया है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 24, ribs makes dash joint with vertebral column, alpha fibrous, beta synovial, charlie cartilaginous and delta immovable। तो ribs जो है वो vertebral column के साथ जो joint बना रही होती हैं उसकी वजह से ये movable होती हैं। मतलब जब हम inhale और exhale करते हैं तो हमारी ribs की movement होती है और movable joint जो है वो हमारी बुक के अकॉर्डिंग synovial joint है। सो गिवन ऑप्शन में से more suitable ऑप्शन होगा बीटा synovial। जबकि fibrous joint जो है वो कहा जाता है immovable joint है और cartilaginous जो है वो स्लाइटली मूवेबल कंसिडर किया जाता है। सो मोर सुटेबल ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 25 की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, स्कैपुला फॉर्म्स विच टाइप ऑफ जॉइंट विद क्लेविकल, अल्फा फिब्रस, बीटा कार्टिलेजिनस, चार्ली मूवेबल एंड डेल्टा immovable। तो स्कैपुला फॉर्म विच टाइप ऑफ जॉइंट विद क्लेविकल, तो दैट इज अ मूवेबल जॉइंट। अब स्कैपुला और क्लेविकल जो है बुनियादी तौर पर जॉइंट बना रहे होते हैं मूवेबल। अब इसमें जो स्पेसिफिकली कौन सा मूवेबल जॉइंट बनाते हैं ये, तो मूवेबल जॉइंट जो है हमारे केस में साइनोवियल होता है, तो इसको हम प्लेन साइनोवियल जॉइंट का नाम देते हैं जो कि हमारे शोल्डर की बोन्स जो है वो उसके साथ अटैचमेंट करेगा। जबकि फिब्रस जो है वो इमूवेबल जॉइंट है और कार्टिलेजिनस जो है वो स्लाइटली मूवेबल होता है। सो गिवन ऑप्शन में से मूवेबल जो है वो मोर सुटेबल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फीमर इज कनेक्टेड विद टिबिया एंड फिब्यूला थ्रू अल्फा हिंज जॉइंट,
बीटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चार्ली स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड डेल्टा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो जो फीमर है लेग बोन है, अब इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो कॉक्सा के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा होता है, जबकि इसका डिस्टल एंड जो है वो टिबिया और फिबुला के साथ हिंज जॉइंट बना रहा होता है। अब स्टेटमेंट में हमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि फीमर इज कनेक्टेड विद टिबिया एंड फिबुला। अगर कहा जाता फीमर विद कॉक्सियल बोन तो फिर हम बॉल एंड सॉकेट चूज करते। अब क्योंकि टिबिया और फिबुला कहा गया है तो हिंज जॉइंट होगा जो कि मूवेबल जॉइंट है। अब इसमें डेल्टा ऑप्शन देखें तो फ्रीली मूवेबल कहा गया। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट को कहा जाता है, जो कि फर्दर बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट में क्लासिफाई होते हैं। तो अब यहां पे हिंज जॉइंट जो है वो मोर सुटेबल ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, ERT ऑफर्स द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ERT एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। अल्फा स्पोर्ट्स काज्ड बोन फ्रैक्चर, बीटा स्ट्रेस काज्ड बोन फ्रैक्चर, चार्ली ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर एंड डेल्टा एक्सीडेंटल बोन फ्रैक्चर। तो ERT एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से ओल्डर एज की वुमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो इसका मतलब ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर जो है उससे बचने के लिए ERT जो है वो ऑफर की जाती है। तो इसका मतलब दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन फ्रैक्चर जो है वो उससे भी बचा जा सकता है। जबकि स्पोर्ट्स इंजरी, स्ट्रेस इंजरी या एक्सीडेंटल इंजरी जो है वो उसका हार्मोन के साथ एज सच लिंक नहीं होता। सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिंग ऑफ कार्टिलेज। अल्फा न्यूक्लियस पल्पोसस, बीटा एनुलस फाइब्रोसस, चार्ली सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस एंड डेल्टा क्लेविकल स्पॉन्डिलोसिस। अब जो हम अगर डिस्क देखें, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो उसमें जो रिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज होता है जिसको एनुलस फाइब्रोसस। एनुलस का लफ्जी मतलब ही रिंग होता है, जो कि फाइब्रोसस है मतलब स्ट्रॉन्ग रिंग ऑफ कार्टिलेज है। और इसमें सेंटर में जो रीजन मौजूद होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस का नाम दिया जाता है। सो गिवन ऑप्शन में से बीटा मोर सुटेबल ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस पल्पोसस। जबकि सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है अगर स्पॉन्डिलोसिस एक्चुअली डीजनरेशन ऑफ द बोन होती है और अगर नेक रीजन में हो तो उसको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस का नाम दिया जाता है, जिसमें फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्री हो सकती है। नेक वर्टिब्री अगर फ्यूज करेंगे तो उसको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हेल मींस अल्फा बिटवीन, बीटा लाइट, चार्ली ब्राइट एंड डेल्टा इलास्टिक। तो जो HELE ये वर्ड जो है ब्राइट, जो कि हेल जोन, जिसको हम ब्राइट जोन या H जोन का नाम भी देते हैं इन केस ऑफ द पर्टिकुलरली जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल देखते हैं तो उसमें जो स्पेसिफिकली थिक बैंड होता है, इस तरह से थिक बैंड्स हैं और थिक बैंड्स के साथ जो है वो मौजूद होते हैं थिन बैंड्स। अब अल्टरनेट यहां पे जो थिन बैंड्स मौजूद हैं और जो कंप्लीट थिक फिलामेंट का हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम ए बैंड, जो कि एनाइसोट्रॉपिक है। जबकि ओनली थिक फिलामेंट का हिस्सा होता है जो उसको हम कहते हैं आई बैंड। और जो वो हिस्सा जो कि ओनली थिक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, यानी कि जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई होती, उसको हम नाम देते हैं एच जोन। और ये ब्राइट जोन कहलाता है या हिल जोन कहते हैं। और इसमें जो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन होती है उसको नाम दिया जाता है एम लाइन, यानी कि मिटलेशेबे लाइन या इन बिटवीन लाइन। सो गिवन ऑप्शन में से हिल जोन का मतलब जो है वो ब्राइट जोन होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 30, सेंटर ऑफ द सार्कोमर इज मार्क्ड विद अल्फा जी लाइन, बीटा एच बैंड, चार्ली आई बैंड एंड डेल्टा एम लाइन। तो सेंटर ऑफ सार्कोमर, पहले तो हमें सार्कोमर का पता होना चाहिए। सार्कोमर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल सेल। और दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सार्कोमर। अब सक्सेसिव जी लाइंस क्या है? मिसाल के तौर पर इस तरफ भी थिक बैंड मौजूद है और इस तरफ भी थिक बैंड मौजूद है। तो अगर अल्टरनेट थिक, लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद हों तो दरमियान में जो हिस्सा आता है, तो इसका मतलब इस एरिया में यहां पर जो लाइन थिक फिलामेंट को जो थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है उस इमेजिनरी लाइन को हम नाम देते हैं जी लाइन। अब दो जी लाइंस के दरमियान जो हिस्सा होता है इसको नाम दिया जाता है सार्कोमर। और सार्कोमर को सेंटर से बाइसेक्ट कौन सी कर रही है? एम लाइन। अब एच बैंड नहीं है, एच जोन है। और दूसरी वजह ये कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो इसका मतलब एम लाइन जो है वही बचेगी, जो कि कंसीडर की जाएगी कि दैट इज द साइट विच बाइसेक्ट सेंटर ऑफ द सार्कोमर। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा।
Question number 31. Which one of the following characteristic of living being is not inevitable for the survival of individual organisms? Alpha homeostasis, beta respiration, Charlie transport and delta reproduction. अब characteristic of life देखें तो उसमें homeostasis भी बहुत जरूरी है, respiration भी, transport भी, reproduction भी, लेकिन statement के end पे देखें तो not for the survival of the individual. तो individual जो है that can survive without reproduction, जबकि जो homeostasis है और reproduction है और transport है वो individual के लिए इनवाइटेबल प्रोसेस कंसीडर किया जाता है, तो हमें नॉट इनवाइटेबल प्रोसेस चूज करना था. तो जो रिप्रोडक्शन है दैट इज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी, नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 32. मेजर डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अल्फा वास डेफरेंस, बीटा एपिडिडमस, चार्ली इजैकुलेटरी डक्ट एंड डेल्टा यूरेथ्रा. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली सबसे पहले जो है जो टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो कलेक्टिव होती हैं, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाती है रेड टेस्टिस, और उसके बाद फिर इसके बाहर कन्वोल्यूटेड रीजन बनता है जिसे नाम दिया जाता है एपिडिडमस, और उसके बाद फिर आती है वास डेफरेंस जो कि स्पर्म डक्ट है. और स्पर्म डक्ट जो है जैसे ही एंटर होती है तो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं, और उसके बाद फिर जो हिस्सा है उसमें ऐड होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और उसके बाद अल्टीमेटली ये यूरेथ्रा. तो इसका मतलब ये जो डक्ट थी यहां तक इसको हम वास डेफरेंस कहते हैं जो कि स्पर्म डक्ट कंसीडर की जाती है. और इसके बाद ये जो हिस्सा है इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं until that is responsible to attach with the urethra और यूरिनोजेनिटल डक्ट बना. इसी तरह से दूसरी साइड से भी आएगी. तो इससे अपर हिस्से में यहां पर मौजूद होता है यूरिनरी ब्लैडर जो कि इसको यूरेथ्रा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये जो यूरेथ्रा है ये यूरिनोजेनिटल डक्ट अब कंसीडर की जाएगी. That is the duct for ejaculation as well as urination. तो इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी मौजूद होती हैं, इसके बाद इसमें रेड टेस्टिस, इसके बाद एपिडिडमस, और उसके बाद वास डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट. तो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है मेजर डक्ट, तो मेजर डक्ट जो है वो वास डेफरेंस है जिसको हम स्पर्म डक्ट का नाम भी देते हैं. सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा वास डेफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ मेजर डक्ट और स्पर्म डक्ट. सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा अल्फा ऑप्शन. Question number 33. Interstitial cells are located alpha inside the seminiferous tubule, beta outside the seminiferous tubule, Charlie inside the vas deferens and delta outside the vas deferens. तो interstitial cell, अगर हम एक seminiferous tubule का क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें इनर साइड पर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम में लार्ज सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोब्लास्ट. ये स्पर्मेटोब्लास्ट कहलाते हैं. और जो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियम का मतलब ही इन बिटवीन होता है, तो इसका मतलब आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, और विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उनको स्पर्मेटोब्लास्ट कहा जाएगा. सो गिवन ऑप्शन में से राइट होगा बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34. अनहेल्दी एटीट्यूड्स एंड लो मोरल वैल्यूज मे लीड टू अल्फा epilepsy, beta syphilis, Charlie dementia and delta tetanus. तो unhealthy attitude and low moral values may lead to the sexually transmitted disease. अब गिवन ऑप्शन में से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है? दैट इज द सिफिलिस जो कि एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है दैट इज काज्ड बाय द ट्रोपोनिमा पैलिडम, और ये जो है वो अनहेल्दी एटीट्यूड और लो मोरल वैल्यूज की वजह से हो सकती है. जबकि एपिलेप्सी जो है ये नर्वस डिसऑर्डर है, डिमेंशिया भी नर्वस है, और टेटनस जो है ये एक बैक्टीरियल इंफेक्शन होती है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होती है. सो गिवन ऑप्शन में से सिफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये जो है वो कंसिडर की जाएगी अनहेल्दी एटीट्यूड और लो मोरल वैल्यूज की वजह से. Question number 35. In human male, urinary as well as genital roles are performed by alpha testis, beta urethra, Charlie kidneys and delta urinary bladder. तो testis जो है ये सिर्फ जेनिटल रोल प्ले करते हैं, किडनीज यूरिनरी रोल प्ले करती है, और यूरिनरी ब्लैडर भी यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है, जबकि यूरेथ्रा दैट इज द कॉमन डक्ट फॉर द इजैकुलेशन एज वेल एज यूरिनेशन. तो इसीलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं. यूरेथ्रा इज आल्सो अ डक्ट विच इज डिफरेंट इन साइज इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल.
फीमेल के केस में यूरेथ्रा का साइज जो है वो स्मॉल होता है और मेल के केस में यूरेथ्रा का साइज जो है वो लार्ज होता है। तो इसका मतलब यूरेथ्रा जो है वो मेल के केस में यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाती है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो नहीं बना रही होती। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। यहां तक आज की हमारी टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है हम अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।